नावल सुनने वाले शायकीन को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नावल दिलहारा। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। ये नावल है बनी बेस पर और खून बहा पर। थोड़ा सा रोमांटिक है, थोड़ा सा बोल्ड है। आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे इनबॉक्स में करने हैं ताकि हमारे राइटर्स की हौसला अफजाई हो और वो अच्छा सा हमें और नावल लिख के दें। चलते हैं नावल की जानिब। खाना दो आकर मुझे। जैगम की आवाज़ पर रोशाने ने सर उठाकर उसे देखा। वो बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा उसी को देखकर मुखातिब था। उसके देखने पर जैगम कमरे से बाहर निकल गया तो रोशाने अपनी किताबें बंद करती हुई किचन में आई ताकि जैगम को खाना दे सके। 3 दिन गुजर चुके थे मगर जैगम का गुस्सा कम नहीं हुआ था, बल्कि वो अब नाराज़गी में ढल चुका था। 2 दिन तो रोशाने उसको सारी बात क्लियर करने की कोशिश करती रही, मगर वो रोशाने की बात करने का मौका दिए बगैर उसे इतनी बुरे तरीके से आंखें दिखाता कि रोशाने खुद ही सहम कर खामोश हो जाती। और जब रोशाने ने उससे कल सुबह बात करना चाही तब जैगम ने उसे बुरी तरह डांट दिया। उसके बाद रोशाने भी बिल्कुल खामोश हो गई और जैगम को उसके हाल पर छोड़ दिया। वो आज शाम में ऑफिस से घर आने के बाद दूसरे कमरे में मुसलसल लैपटॉप में बिजी था, जबकि रोशाने बेडरूम में मौजूद थी। हाथ पर क्या हुआ है? खाना सर्व करते हुए जैगम की नज़र रोशाने की कलाई पर पड़ी, जो कि अच्छी खासी जली हुई थी, जिसको देखकर जैगम उससे पूछे बिना नहीं रह सका। कुछ नहीं हुआ, खाना खाएं आप। रोशाने उसके आगे मेज़ पर पानी का भरा हुआ ग्लास रखकर वहाँ से जाने लगी। तभी जैगम ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे? कैसे जला ये हाथ? अब वो खाना भूलकर रोशाने के सामने खड़ा उसका हाथ देखकर फिक्रमंदी से लहजे में पूछ रहा था। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है साईं, ठीक हो जाएगा, आप खाना खाएं। रोशाने नाराज़गी से बोलती हुई जाने लगी। तभी जैगम ने रोशाने का रुख अपनी जानिब किया। क्या खाना खाने की रट लगा रखी है? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब नहीं देना तुम्हें? कैसे जला ये हाथ? अब की बार जैगम ने लहजे में सख्ती लाकर गुस्से से पूछा। अब इस बात को भी लेकर आप मुझ पर गुस्सा करेंगे या फिर बात ना करके सज़ा देंगे मुझे? रोशाने भराए हुए लहजे में जैगम को देखकर पूछने लगी तो जैगम खामोशी से रोशाने को देखने लगा। उसने अभी भी रोशाने का हाथ थामा हुआ था। रोशाने ने उसके सीने पर सर टका दिया। दोपहर में खाना बना रही थी तब गर्म ऑयल गिर गया था। वो जैगम को कलाई के जलने का सबब बताने लगी। तब जैगम ने उसके गिर्द अपने दोनों बाजू बांधे। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? वो रोशाने को अपने हिसार में लिए शिकवा करता हुआ पूछने लगा, जबकि उसका लहजा नर्म था। आपकी तरफ। नाराज़ जो हैं आप मुझसे? रोशाने जैगम के सीने से सर उठाकर उसे देखती हुई बोली। तो क्या नहीं होना चाहिए? वो रोशाने का चेहरा देखकर सवाल करने लगा। वो कहाँ अपने अलावा और किसी के साथ रोशाने का नाम बर्दाश्त कर सकता था, और तैमूर खान का नाम तो वैसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोशाने इस बात से इनकार भी नहीं कर सकती थी कि यह नाम उसने नहीं लिखा है। वो उसकी हैंडराइटिंग को पहचानता था। होना चाहिए, मगर मेरी गलती हो तब, मेरा जुर्म साबित हो तब। आप तो मुझे वजाहत का मौका ही नहीं दे रहे हैं साईं। रोशाने अब बेबसी से जैगम को देखकर बोली। अच्छा, यहाँ पर बैठो। जैगम उसे दोनों शानों से थाम कर चेयर पर बिठाता हुआ दूसरे रूम में चला गया। वापस आया तो उसके हाथ में ऑइंटमेंट मौजूद था। फ़ौरन लगा लेती तो जल्द असर करता। अब स्किन पर कितने दिनों तक निशान रहेगा? तकलीफ़ अलग से ही। बहुत लापरवाह हो तुम खुद से। जैगम रोशाने की कलाई पर ऑइंटमेंट लगाता हुआ बोल रहा था। रोशाने खामोशी से जैगम को देखने लगी। उसकी नाराज़गी अब फिक्रमंदी में ढल चुकी थी। अगर आज मेरा हाथ नहीं चलता तो मज़ीद कितने दिन खफा रहते मुझसे? रोशाने जैगम को देखते हुए पूछने लगी, जिस पर जैगम ने उसे आंखें दिखाईं। फजूल नहीं बोला करो। खाना खा लिया तुमने? जैगम रोशाने को देखकर पूछने लगा, जिस पर रोशाने ने नफ़ी में सर हिलाया। उसके बाद जैगम ने अपने साथ उसको भी खाना खिलाया। वो नाम मैंने छोटे खान के गुस्सा करने पर लिखा था। यह हमारी शादी से पहले की बात है। खाने से फारिग होने के बाद जैगम कमरे में आकर बेड पर लेटा हुआ था।
تو روشانی بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ کر زیغم کو بتانے لگی۔ روشی ختم کرو اس بات کو، میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے کیا؟ نہیں سننا چاہتا میں کچھ بھی، پلیز۔ زیغم روشانی کو دیکھتا ہوا بولا۔ اس کے لہجے میں غصہ یا ناراضگی کا شائبہ تک نہیں تھا، نہ وہ اپنی پر شک کر رہا تھا، بس وہ تیمور خان کا نام، اس کا ذکر اپنی بیوی کے منہ سے نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتی سائیں آپ اپنے دل میں کسی بھی بات یا غلط فہمی کو لے کر ساری زندگی اس پر کڑتے رہیں، پلیز مجھے ایک بار سب کلیئر کرنے دیں۔ روشانی زیغم کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ اس نے اپنا اور تیمور خان کا اس رات والا قصہ بتایا، جب رات کو تیمور خان اس کے کمرے میں آیا تھا اور خوف سے روشانی نے اپنا نام اس کے نام کے ساتھ لکھا تھا۔ جیسے جیسے روشانی بتا رہی تھی ویسے ویسے زیغم کے چہرے کے تاثرات سخت ہو رہے تھے۔ اسے مزید تیمور خان سے نفرت ہونے لگی۔ اس کا بس نہیں چلتا تیمور خان کو جان سے مار دیتا اگر وہ اس وقت اس کے سامنے موجود ہوتا۔ اس نکاح میں خان کی مرضی شامل تھی، مجھ سے میری مرضی کا پوچھا ہی نہیں گیا تھا، صرف یہ بتایا گیا تھا کہ میرا خان سے نکاح ہے، مگر میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتی ہوں اس دن اگر میرا نکاح خان سے ہو جاتا تو میں ان سے کبھی وہ محبت نہیں کر پاتی جو محبت میں شادی کے بعد اب آپ سے کرتی ہوں۔ روشانی بولتے ہوئے آخر میں بیڈ پر لیٹتے ہوئے زیغم کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ جہاں زیغم کو روشانی سے متعلق تیمور خان کی باتیں جھلسا دے رہی تھیں، وہی روشانی کی محبت کا اعتراف سے اس کا اپنے اندر تک سرشار کر گیا۔ اچھا، ذرا آج معلوم ہو جائے میری بیوی اپنے سائیں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ زیغم نے اپنے سینے پر رکھا ہوا روشانی کا ہاتھ ہونٹوں سے لگانے کے بعد اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا، جس پر روشانی مسکرا دی۔ زیغم روشانی کو بیڈ پر لٹاتا ہوا غور سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش سے روشانی کی پلکیں خود بخود جھک گئیں، جس پر زیغم ہلکا سا مسکرایا۔ اس طرح شرمانے سے کام نہیں چلے گا، محبت کا ثبوت محبت سے ہی دینا پڑے گا آج۔ زیغم اس کے شرمائے ہوئے روپ کو دیکھ کر بولا۔ 3 دن سے اس نے اپنے اور روشانی کے درمیان دوریاں پیدا کی ہوئی تھیں، مگر آج وہ ان دوریوں کو نزدیکیوں میں ڈھالنا چاہتا تھا۔ سائیں، جو محبت کا ثبوت آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں اس کا مظاہرہ آپ ہی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، یہ آپ خود جانتے ہیں۔ بات مکمل کر کے روشانی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ زیغم ایک بار پھر مسکرایا۔ روشانی کی گلے میں موجود چین کو دیکھ کر زیغم اس کی گردن پر جھکا تو روشانی نے بے اختیار اس کا کندھا پکڑا۔ زیغم روشانی کا ہاتھ احتیاط سے تکیے پر رکھتا ہوا اپنا گال اس کے گال پر رکھ کر اس کے ہونٹوں پر محبت کی مہر سبت کرنے لگا۔ چند سیکنڈ یوں ہی منی خیز خاموشی گزرے، اس سے پہلے جذبات کا طوفان شور مچاتا کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ یار، اس لائٹ کو بھی ابھی جانا تھا۔ زیغم بد مزہ ہو کر اٹھا تو روشانی کو ہنسی آ گئی۔ بہت ہنسی آ رہی ہے، ذرا جنریٹر آن کرنے دو، پھر بہت اچھے سے ثبوت دوں گا تمہیں آج اپنی محبت کا۔ زیغم موبائل کی مدد سے ٹارچ لائٹ آن کرتا ہوا روشانی کو دھمکی دے کر بیڈ سے اٹھا اور بیڈ روم میں موجود بیلکنی میں چلا گیا۔ روشانی اپنے لب سکیڑ کر خود بھی بیڈ سے اٹھی۔ اسے ہنسی نہ بھی آتی تب بھی اسے معلوم تھا اس کے شوہر نے اسے اچھی طرح محبت کا ثبوت دینا ہے، اس لیے وہ بالوں کا جوڑے کی شکل دیتی ہوئی باہر کے دروازے کا لاک چیک کرنے چلی گئی۔ اس کے پاس کوئی ٹارچ لائٹ نہیں تھی۔ وہ اندازے سے قدم اٹھاتی ہوئی بغیر دوپٹہ لیے کمرے سے باہر نکلی۔ اب اس کو کیا مصیبت آ گئی؟ روشانی کو زیغم کی آواز بیلکنی سے آئی، یقیناً وہ جنریٹر کے بارے میں بول رہا تھا۔ روشانی نے اندازے سے مین ڈور تک پہنچی۔ مین ڈور زیغم لاک کر چکا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر پلٹی، تب اسے دائیں جانب کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی دکھی، جہاں سے ہلکی ہلکی روشنی کمرے میں چھلک رہی تھی۔ اسی کمرے میں تھوڑی دیر پہلے زیغم موجود تھا۔ روشانی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے جیسے ہی کھڑکی بند کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس سے پہلے روشانی کے منہ سے چیخ نکلتی کوئی اس کا منہ بند کر چکا تھا۔ شادی رچا لی اس کمینے جتوئی سے، تمہیں کیا لگا میں اتنی آسانی سے یہ سب قبول کر لوں گا؟ اگر میں اپنے دل سے شادی شدہ لڑکی کا خیال نکال بھی دوں تب بھی یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرا خوف تمہارے دل سے نکلے۔ ساری زندگی میں ان آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیمور خان اپنے ایک ہاتھ روشانی کے منہ پر رکھے جبکہ دوسرے ہاتھ سے روشانی کا جلا ہوا ہاتھ سختی سے پکڑ کر
उसे दीवार के साथ लगाए रख रोशाने के कान में बोल रहा था। रोशाने पूरी तरह खौफ से कांप रही थी। वो अपना तारुफ ना भी करवाता तो रोशाने तैमूर खान को पहचान चुकी थी। रोशी, कहाँ हो जान? लाइट अभी तक बंद थी, कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। जैगम उसे पुकारता वो बेडरूम से बाहर आ चुका था। अपने करीब मत आने देना उस कमीने को, वरना जैसे उसके चचा को मारा था ऐसे ही उसके सीने में भी गोलियां भर दूंगा। तैमूर खान जैगम की आवाज़ सुनकर रोशाने से बोला। रोशाने के मुंह से अपना हाथ हटाता उसके गले में चमकती हुई नाजुक चेन को तोड़कर वो खिड़की के रास्ते बाहर जा चुका था। वैसे ही कमरा रोशनी से रोशन हुआ था। रोशाने खौफ के मारे चीख मारकर कमरे से बाहर निकलकर जैगम के पास आई। रोशी, क्या हुआ? यहाँ देखो प्लीज़, मुझे बताओ। वो जैगम के सीने से लगी हुई बुरी तरह रो रही थी। जैगम परेशान होकर उससे पूछने लगा। वो वहाँ खौफ के मारे रोशाने कुछ बोल नहीं पाई। वो कमरे की तरफ उंगली से इशारा करते हुए इतना ही बोली। जैगम कमरे की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। साईं प्लीज़ नहीं। रोशाने जैगम का हाथ पकड़कर उसे रोकती हुई बोली। तैमूर खान बेशक जा चुका था मगर वो अभी भी खौफ के ज़ेर असर थी। रोशी, क्या है कमरे में? मुझे देखने तो दो। तुम रो क्यों रही हो इस तरह? जैगम उसकी हालत देखकर हकीकत में परेशान हो गया था। चंद मिनट पहले तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो वहाँ उस कमरे में छिपकली ही थी। जैगम के तजस्सुस भरे अंदाज पर रोशाने बात बनाती हुई बोली। जैगम रोशाने की बात सुनकर मज़ीद हैरत से उसको देखने लगा। छिपकली से इस तरह कौन डरता है? और इतने अंधेरे में तुम्हें कौन सी छिपकली नजर आ गई? वो मज़ीद मशकूक नज़रों से रोशाने को देखता हुआ बोला और अपना हाथ छुड़ाता हुआ कमरे में जाने लगा तो रोशाने भी उसके पीछे चल पड़ी। मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ छिपकली से। बाहर से कमरे में अच्छी खासी लाइट आ रही थी, तब मैंने छिपकली को देखा। लाइट सिर्फ हमारे फ्लैट की गई थी शायद। रोशाने जैगम को अपनी बात का यकीन दिलाने लगी। वो लाइट के बारे में सही कह रही थी क्योंकि जैगम उसे यही बताने के लिए कमरे से बाहर आया था कि बाहर तमाम फ्लैट्स की लाइट आ रही थी, मगर लाउंज में आकर उसने मेन स्विच की तरफ देखा तो ऑन कर दिया। तभी रोशानी चीखती हुई उसकी तरफ आई। ये चेन कैसे टूट गई तुम्हारी? जैगम की फर्श पर नज़र पड़ी तो वो चेन समेत पेंडेंट उठाता हुआ रोशानी से पूछने लगा। ये तो मुझे खबर नहीं हुई कि कैसे टूट गई। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि रात में खिड़की बंद करके कमरे से आया करें, मगर मजाल है जो आप मेरी बात माने। न जाने कौन कौन से हशरात खिड़की से अंदर आ जाते हैं। रोशानी उसका दिमाग चेन की तरफ से हटाने के लिए खिड़की का बोलने लगी। वो नहीं चाहती थी कि जैगम को कहीं से भी कोई शक गुजरे या तैमूर खान का नाम सुनकर वो दोबारा उसका मूड ख़राब हो। शुक्र है खिड़की से छिपकली ही आई थी, कोई भूत नहीं। चलो अपना रूम में चलते हैं। जैगम खिड़की बंद करके रूम की लाइट ऑफ करता हुआ रोशानी को अपने साथ बेडरूम में ले आया। क्या हुआ यार, अब मूड तो ठीक करो अपना। जैगम रोशानी को देखता हुआ बोला। पेंडेंट को दराज में रखता हुआ वो रोशानी के करीब आकर बेड पर बैठा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ साईं। रोशानी अपने दिमाग से सोचो वो झटक कर नॉर्मल होती जैगम से बोली। तो फिर वहीं से कंटिन्यू करें? जैगम ने जिस अंदाज में पूछा रोशानी अपना सीधा हाथ माथे पर रखती हुई सर झुकाकर मुस्कुराई। जैगम उसके हिसार में लेता हुआ बेड पर लेट चुका था। वो रोशानी की गर्दन पर झुका। रोशानी की नज़रें तभी कमरे के दरवाजे पर पड़ी। उसे मालूम था तैमूर खान अब वहाँ मौजूद नहीं, मगर उसकी दी हुई धमकी को याद करके रोशानी को घबराहट होने लगी। खान ने उसके मामू की जान ले ली थी। वो जालिम शख्स कितने आराम से उसके सामने उसके शौहर को मारने की बात कर रहा था। क्या हुआ? जैगम सर उठाता हुआ रोशानी को देखकर पूछने लगा। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। रोशानी गायब दिमागी में कमरे के दरवाजे को देखकर बोली, फिर जैगम को देखने लगी। जैगम ने उठकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया। साइड टेबल से अपना लाइटर और सिगरेट का पैकेट उठाता हुआ वो बेड के क्राउन से टेक लगाकर अपने पाँव फैलाता हुआ बैठ गया। जैगम ने महसूस किया था रोशानी उसकी कुर्बत में उसके करीब नहीं थी, जैसे उसका दिमाग कहीं और हो। साईं, आप खफा हो गए मुझसे? रोशानी उसको स्मोकिंग करता हुआ देखकर शर्मिंदगी से पूछने लगी। वो यहाँ तैमूर खान के मौजूदगी के बारे में जैगम को हरगिज़ नहीं बता सकती थी। उसके नाम पर ही वो अपने शौहर का रद्द अमल देख चुकी थी।
اگر زیغم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ تیمور خان اس کے فلائٹ میں آیا تھا تو نہ جانے زیغم کیا کرتا۔ کیوں خفا ہوں گا؟ یہاں آؤ۔ زیغم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے قریب آنے کو کہا۔ روشانی سرک کر زیغم کے قریب آئی۔ زیغم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ کیا بات ہے روشی؟ جس کے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو، جو تمہارے دل میں، تم اسے شیئر کر لو۔ زیغم اسموکنگ کرتا ہوا روشانی سے پوچھنے لگا۔ زیغم نے روشانی سے پوچھتے اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، آج کالج سے واپس آ کر سوئی نہیں تھی، اس لیے نیند آ رہی ہے۔ روشانی زیغم کی گود میں سر رکھے اسے بتانے لگی۔ اس کی نظریں اب بھی بند دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ سو جاؤ، زیغم نے آہستگی سے بولا۔ اس کی نظریں روشانی کی کلائی پر تھیں، جس پر آئنٹمنٹ چھٹ چکا تھا اور کلائی سرخ ہو رہی تھی۔ روشانی کا خوف کے مارے بری طرح رونا، چین کا ٹوٹ جانا، لائٹ کا یوں اچانک بند ہو جانا، اس کے اتنے نزدیک آنے پر اس کی بیوی کا دماغی طور پر اس کے قریب نہ ہونا، کیا ان سب کے پیچھے چھپکلی وجہ تھی یا واقعی روشانی کو نیند آ رہی تھی؟ وہ کچھ بھی پوچھ کر روشانی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید اسے کھڑکی میں گرل لگوا لینا چاہیے تھا۔ زیغم اسموکنگ کرتا ہوا سوچنے لگا۔ صبح 9 بجے کا وقت تھا جب تیمور خان شہر سے واپس لوٹ کر حویلی کی طرف آ رہا تھا۔ 2 دن پہلے وہ زیغم چتوئی کے فلیٹ میں گیا تھا، روشانی کو اچھی طرح باور کروانے کہ وہ روشانی کی زندگی سے کبھی نہیں نکلنے والا، نہ ہی روشانی اسے بھولنے کی غلط کرے۔ اندھیرے میں بھی وہ روشانی کی آنکھوں میں خوف محسوس کر سکتا تھا جو اسے تسکین بخش رہا تھا۔ وہ ساری زندگی روشانی کو یوں ہی ڈرا ہوا سہما ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ بے شک اب وہ تیمور خان کی نہیں رہی تھی، نہ اسے حاصل کرنا تیمور خان کا مقصد تھا، مگر وہ اس حویلی میں زیغم چتوئی کی بیوی کی حیثیت سے رہے۔ تیمور خان ایسا بھی نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ اپنے دشمن زیغم چتوئی کو خوش اور آباد دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ روشانی کو واپس اپنی حویلی لے کر آئے گا، جہاں وہ پلی بڑی ہے۔ روشانی کو واپس حویلی لانا ہی اس کا مقصد تھا۔ تیمور خان ڈرائیونگ کرتا ہوا یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ وہ اپنے علاقے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ہی زالے کی خالہ کا گھر موجود تھا۔ اب تیمور خان کا دھیان روشانی سے زالے کی طرف چلا گیا تھا۔ کئی دنوں سے وہ زالے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور غصہ دیکھ رہا تھا، جب اسے بری طرح چبھ رہا تھا۔ جیسے وہ روشانی کی آنکھوں میں اپنے نام پر خوف دیکھنا پسند کرتا تھا، ویسے ہی وہ زالے کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا پسند کرتا تھا، جو کہ شروع سے دیکھتا آ رہا تھا اور وہ اس کا عادی تھا۔ زالے سے نکاح کر کر وہ اگر بہت زیادہ خوش نہیں تو اسے کچھ خاص برا بھی نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ زالے ایک اچھی لڑکی تھی، بس روشانی کی طرح اسے ڈرتی نہیں تھی، مگر وہ رخصتی کے بعد زالے کو سیدھا کر لے گا۔ تیمور خان سوچتا ہوا ڈرائیونگ کر رہا تھا، تب اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی گاڑی پر پڑی جو اسی کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا۔ پیچھے بڑی سی چادر سر پر اوڑھے زالے موجود تھی۔ تیمور خان نے اپنی گاڑی کو زالے کی گاڑی کے آگے روک دیا، جس کی وجہ سے ڈرائیور کو بھی گاڑی روکنا پڑی۔ ڈرائیور کی گاڑی روکنے پر تیمور خان اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر تیزی سے نکلا۔ یہ کیا حرکت ہے خان؟ ہاتھ چھوڑو میرا۔ تیمور خان زالے کی طرف کا دروازہ کھول کر زالے کی کلائی کو پکڑتا ہوا اسے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا، جس پر زالے اپنی کلائی چھڑواتی ہوئی تیمور خان سے بولی، یہ گاڑی واپس حویلی لے کر جاؤ۔ تیمور خان ڈرائیور کو حکم دیتا ہوا زالے کی کوئی بھی بات سنے بغیر اسے اپنی گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ کس نے مشورہ دیا ہے تمہیں کہ ہر روز صبح صبح اپنی خالہ کے گھر جا کر حاضری لگواؤ؟ وہ زالے کے غصے کی پرواہ کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا زالے سے بولا، اس بات سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے خان۔ زالے تیمور خان کی بات سن کر کافی بدتمیزی سے بولی، جس پر تیمور خان اسے آنکھیں دکھانے لگا۔ مجھے غرض ہے تبھی بول رہا ہوں، اور یہ زبان کیسے چلا رہی ہو تم مجھ سے؟ قابو میں کرو اسے ورنہ 2 منٹ لگیں گے گتی سے کھینچنے میں۔ تیمور خان ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ غصے میں اس کی طبیعت صاف کرتا ہوا بولا، کیا غرض ہے تمہیں مجھ سے؟ ذرا مجھے بھی تو معلوم ہو۔ تم مجھے میری خالہ کے گھر جانے پر نہ مجھ پر اعتراض کر سکتے ہو، نہ مجھ پر پابندی لگا سکتے ہو۔ بھلے میری زبان کو گتی سے کھینچ ڈالو، مگر مجھے کبھی بھی اپنی تابع نہیں کر سکتے تو۔
ज़ाले उसके गुस्से की परवाह किए बगैर दो बदू जवाब देती हुई बोली, जिस पर तैमूर खान ने ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोका। तैमूर खान के गुस्से की परवाह किए बगैर वो उसे बेखौफी से देखने लगी। इस गाड़ी के अंदर बता दूं कि तुमसे क्या गर्ज है मुझे? अब तो निकाह भी हो चुका है तुम्हारे साथ मेरा। गर्ज और मुफाद जब चाहे निकाल सकता हूँ, बल्कि तुम पर एतराज़ात भी उठा सकता हूँ और पाबंदी भी लगा सकता हूँ। वैसे रोज़ रोज़ अपनी खाला के घर किसके लिए जाती हो? उस खुरम का दिल बहलाने? उस गधे को बोलो अपनी बीवी को जाकर मेके से ले आए और उसी से अपना दिल बहलाए। ज़ाले की आंखों में उसके लिए ना इज्जत थी ना मोहब्बत, इसलिए तैमूर खान अपने लफ्ज़ों के तीर और नश्तर चलाता हुआ उसे ज़ख्मी करने लगा। मुझे तुम्हारी घटिया बातों पर रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं है खान, क्योंकि अब मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मगर मेरी एक बात याद रखना, मैं ज़ाले हूँ, रोशाने नहीं। तुम ये आका और ग़ुलाम वाला खेल मेरे साथ मत खेलना। और एक बात और भी अपने दिमाग में बिठा लो, हम दोनों का सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं। रुखसती में कितनी देर लगती है? यहाँ से सीधा हवेली पहुँचकर तुम्हारा हाथ पकड़ता हुआ अगर अपने कमरे में लेकर चला जाऊँ तो फिर कौन रोकेगा मुझे? तुम या फिर घर वाले? अगली बार अगर तुम मुझे इस घर के करीब दिखी ना तो ऐसा ही करूँगा मैं। उस रात मेरा जानवरों वाला रूप तुम्हें ज़रा पसंद नहीं आया का, इसलिए अब तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए। अच्छी बीवियों की तरह बर्ताव करो, यही आगे जाकर तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। वो तैमूर खान को घूर रही थी। तब तैमूर खान आखिरी बात बोलता हुआ ज़ाले का गाल छूने लगा, जिस पर ज़ाले ने गुस्से में उसका हाथ दूर झटका। हाथ झटकने की देर थी, तैमूर खान चादर समेत ज़ाले के बालों को अपनी हाथ की मुट्ठी में भर चुका था। ये आंखें नीचे करो अपनी, वरना अभी यहीं गाड़ी में तुम्हारा हशर बिगाड़ दूंगा मैं। वो अपने बालों को आज़ाद करवाए बगैर तैमूर खान की धमकी की परवाह किए बिना अभी भी बेखौफी से उसे देख रही थी। यानी कि खान का हुक्म नहीं मानना है तुम्हें? तैमूर खान ज़ाले की बालों पर मज़ीद गिरफ्त सख्त करता हुआ उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब लाकर ज़ाले से पूछने लगा, मगर वो अभी भी अपनी नज़रें नीचे किए बिना ढीठ बनी तैमूर खान की आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी। वो अपने सामने ज़ाले की नज़रें झुकाना चाहता था, तभी उसके होंठों पर झुकने लगा, जिस पर ज़ाले ने उसे पूरी ताकत से पीछे धक्का दिया और ख़ुद गाड़ी के शीशे से जा लगी। उसी वक्त गाड़ी के फ्रंट शीशे पर फायर आकर लगा, जिससे गाड़ी का शीशा चकनाचूर हुआ। ज़ाले के मुंह से ज़ोरदार चीख निकली, मगर तैमूर खान की नज़र सामने दरख्त पर थी, जिस पर से कोई नीचे कूदा और भागने लगा। तैमूर खान हाथ में हथियार लेकर बर्क रफ्तारी से गाड़ी से बाहर निकला और भागते हुए उस आदमी के पीछे लपका जो कि चादर में लिपटा हुआ था। तैमूर खान ने बड़ी सी गाली देते हुए उस आदमी पर फायर खोला, जिसने उसकी गाड़ी को निशाना बनाया था। वो फायर उस आदमी की टांग पर लगा और वो नीचे गिर गया। खान! इससे पहले तैमूर खान उस आदमी तक पहुंचता, ज़ाले की आवाज़ जिसमें तकलीफ़ का अंतर शामिल था, तैमूर खान पलटने पर मजबूर हुआ। ज़ाले का ख्याल आते ही वो उस आदमी को छोड़कर अपनी गाड़ी की तरफ भागा। ज़ाले, यहाँ देखो मेरी तरफ। ज़ाले की पेशानी पर खून देखकर वो बदहवास हो चुका था। वो अपनी पेशानी पर हाथ रखे बुरी तरह रो रही थी। इसकी पेशानी से निकलता हुआ खून उसके चेहरे को सुर्ख कर चुका था। उसका खून से तर चेहरा तैमूर खान को अंदर तक डरा चुका था। ज़ाले, यहाँ देखो मेरी तरफ, बिल्कुल परेशान मत होना, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तुम्हें आंखें बंद नहीं करना प्लीज़। शीशे का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट कर ज़ाले की उसके माथे पर लगा, जो उसे बुरी तरह ज़ख्मी कर गया था। ड्राइविंग करते हुए तैमूर खान बार बार ज़ाले को देख रहा था। जहाँ ज़ाले अपनी आंखें बंद करने लगती, तैमूर खान उसका हाथ ज़ोर से हिलाता हुआ उसे याद आवाज़ देकर वापस होश की दुनिया में ले आता। डॉक्टर के पास पहुँचने से लेकर टांके लगने तक ज़ाले वक्फे वक्फे से रोती रही। इस सारे अरसे तैमूर खान ने उसका हाथ मजबूती से थामे रखा था, ताकि ज़ाले को एहसास रहे वो उसके पास मौजूद है। ज़ाले को तकलीफ़ में देखकर वो खुद भी बेचैन हो गया था। वो इतना खुदगर्ज़ हरगिज़ नहीं था कि उसे किसी ख़ास गर्ज़ के लिए बेचैनी होती। वो अब उसकी बीवी थी, उससे रिश्ता जुड़ चुका था, उसके लिए उसका परेशान होना तो बनता था। तैमूर खान डॉक्टर के पास से ज़ाले को वापस हवेली ले जाते हुए ड्राइविंग के दौरान
बार बार जाले को देख रहा था। वह नीम गनूदगी में गाड़ी की सीट से टेक लगाए हुए थे। उसके माथे पर जख्म देखते हुए अब तैमूर खान को गुस्सा आने लगा था। यह जलील हरकत यकीनन फिरोज जतोई की थी, जो उसने अपने किसी आदमी से करवाई थी। अब वह फिरोज जतोई को छोड़ने वाला नहीं था और ना ही उसके बेटे जैगम जतोई को। क्या सोच रही हो? उतरो गाड़ी से। जैगम रुशाने को देखता हुआ बोला तो वह परेशान नजरों से उसे देखने लगी। आज वो पूरे 1 माह बाद उस हवेली में कदम रख रही थी। कल रात कॉल पर कशमाला की तबीयत की खराबी का सुनकर जैगम का दोपहर तक यहाँ आने का प्रोग्राम बन गया था। वो रुशाने को अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था, इसलिए अपने साथ लाया था। साई मामी मुझे देखकर बहुत खफा होंगी, उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, रुशाने अफसोस करती हुई जैगम को कहने लगी। वो सारे रास्ते यूं ही खामोश सफ़र करती हुई आई थी। मालूम है तुम्हें देखकर माँ का बुखार दुगना हो जाएगा, लेकिन तुम्हें छोड़कर भी तो नहीं आ सकता था, वरना तुम्हें देखे बिना मुझे बुखार चढ़ जाना था। जैगम शरारती अंदाज में रुशाने को देखकर बोला। वो खफा होकर जैगम को देखने लगी। जैगम ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। यार, सास बहू का रिश्ता तो ऐसा ही होता है, इतना मत सोचो। हफ्ते भर की तो बात है, फिर मैं हूँ तो तुम्हारे साथ। जैगम उसका हाथ थामे उसे हौसला देने वाले अंदाज में बोला तो रुशाने इस बात में सर हिलाकर गाड़ी से बाहर निकली। सच तो ये है कि उसे कशमाला से बहुत डर लगता था। कशमाला उसे दादी हुजूर की तरह सख्त गिर खातून लगी। यूँ अचानक चले आए हो तुम बीवी को लेकर, आने से पहले इतला तो देनी चाहिए थी, मैं ड्राइवर को भेज देता। यूँ अकेले आना ख़तरनाक है। हवेली के दाखिली रास्ते से अंदर आते ही फिरोज जतोई रुशाने को सलाम का जवाब देता हुआ जैगम से बगलगीर होकर बोला। हफ्ते भर पहले ही उसने तैमूर खान पर जानलेवा हमला करवाया था, मगर उसकी अच्छी किस्मत थी कि वो बच गया। लेकिन कल ही उसे अपने आदमी की लाश नाले से मिली, जिससे उसने तैमूर खान पर हमला करवाया था। आप ही ने तो कहा था कि तुम्हारी माँ याद कर रही है तुम्हें काफ़ी दिनों से, तो आज दोपहर ही में प्रोग्राम बन गया। वैसे अब ख़तरे वाली क्या बात है, सब ठीक है ना? जैगम फिरोज जतोई को देखता हुआ पूछने लगा। फिरोज जतोई ने एक नज़र रुशाने को देखा, फिर जैगम को देखकर बोला, हाँ हाँ सब ठीक है, बाद में बात करते हैं। बाबा साईं इस वक्त आराम कर रहे हैं, जाओ जाकर अपनी माँ से मिल लो, खुश हो जाएगी वो तुम्हें देखकर। फिरोज जतोई जैगम को बोलता हुआ हवेली से बाहर निकल गया। आओ। जैगम अपने हाथ में थामा हुआ बैग मुलाजिम को पकड़ाकर रुशाने को देखता हुआ बोला। रुशाने अपनी चादर को मज़ीद अच्छी तरह सर पर जमाती हुई जैगम के पीछे कशमाला के कमरे में जाने लगी। अपने फ्लैट में तो वो सिर्फ दुपट्टा ही लेती थी, चादर का इस्तेमाल वो कॉलेज जाते वक्त करती थी, लेकिन उसे यहाँ जब तक रहना था इस बात का ख़ास ख्याल रखना था कि दुपट्टा उसके सर पर टिका रहे। ये सब बातें उसे जैगम ने नहीं बताई थी, उसे खुद मालूम थी। जैगम रुशाने को कशमाले के कमरे में सलाम करवाने की गर्ज से लेकर जा रहा था, ताकि किसी बात को कोई मौजू ना बनाकर कोई मसला ना उठे। आ गया तो? मुझे लगा अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर ही आएगा आपकी बार तो। कशमाला बेड पर लेटी हुई थी। अपने कमरे में जैगम को आता देखकर खुशी के मारे उठ बैठी। जैगम ने उसे सलाम करके गले लगाया तो कशमाला की नज़रें दरवाजे पर खड़ी रुशाने पर पड़ी। रुशाने ने जल्दी से उसे सलाम किया। उसके सलाम को नज़रअंदाज करती हुई वो जैगम से शिकवा करने लगी। माँ, बहुत गलत बात कर रही हैं आप। अपने लिए अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल किया करें, मुझे तकलीफ़ होती है। और अब खुश हो जाएं। मैं 3-4 दिन के लिए नहीं, पूरे हफ्ते भर के लिए आया हूँ आपके पास। जैगम कशमाला को बहलाता हुआ बोला। अब 2 हफ्तों से पहले थोड़ी ना जाने दूंगी तुझे, अपनी बात मनवा कर ही तुझे रुखसत करूँगी। वो कशमाला की बात को खूब जानता था। अक्सर मोबाइल पर वो उससे पलवर्षा की ननद का जिक्र करती थी, और ये भी कि वो अब दूसरी शादी सिर्फ और सिर्फ उसी की पसंद से करेगा। जैगम कशमाला की बात को नज़रअंदाज करता हुआ दरवाजे पर खड़ी रुशाने को देखने लगा। वहाँ क्यों खड़ी हो, इधर आओ ना, माँ से नहीं मिली तुम? जैगम रुशाने को देखता हुआ बोला तो रुशाने कमरे के अंदर आई। कशमाला को दोबारा सलाम करने लगी। इसको साथ लाना ज़रूरी था क्या? नहुसा से उसके सलाम का जवाब देती हुई कशमाला जैगम को देखकर पूछने लगी। अब इसके बगैर आपके बेटे का गुजारा जो नहीं है। जैगम ने संजीदगी से
कशमाला को जवाब दिया। रोशा ने एक नज़र कशमाला को देखकर घबराकर जल्दी से सर झुका लिया। बेशर्म कहीं का अपनी माँ के सामने इस तरह बात करते हैं। कशमाला ज़ैगम के गाल पर चपत रसीद करती हुई बोली, मगर अंदर ही अंदर उसे अपने बेटे की पसंद पर आग लग गई थी। इस तरह से इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि आप भी जान लें आपके बेटे की ज़िंदगी में इसकी अहमियत। ज़ैगम नर्म लहजे में कशमाला को जताता हुआ बोला, जिस पर कशमाला मुँह बनाकर खामोश हो गई। खड़ी क्यों हो? क्या बैठने के लिए कहना पड़ेगा तुम्हें? ज़ैगम रोशाने को दोबारा मुखातिब करता हुआ बोला तो वो सोफे पर बैठने लगी। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ बैठने की। यहाँ से सीधा बावर्ची खाने में जा और रात के खाने की तैयारी कर। रोशाने जो कि सोफे पर बैठने लगी थी, कशमाला की करख्त आवाज़ सुनकर दोबारा खड़ी हो गई। माँ वो सीधा कॉलेज से होते हुए यहाँ 4 घंटे का सफ़र करके पहुँची है। ज़ैगम ने कशमाला को देखते हुए बताया, क्योंकि वो सुबह ऑफिस से ज़रूरी काम निपटाने के बाद रोशाने को मोबाइल पर कॉल करके अपने प्रोग्राम से बता चुका था। रोशाने ने घर आकर यूनिफॉर्म चेंज किया था और हवेली आने के लिए बैग तैयार किया था। दोपहर का खाना भी उन्होंने रास्ते में खाया था। तू ज़्यादा मेरे सामने इसकी वकालत मत किया कर ज़ैगम। वो अपने ससुराल आई है, बारात में नहीं, और खाना बनाकर उसकी हड्डियाँ नहीं घिस जाएंगी। कशमाला अब गुस्से में ज़ैगम को देखती हुई बोली। उसे यूं बात पर बीवी की वकालत करता देख कशमाला को गुस्सा आए जा रहा था। मैं बना लेती हूँ खाना, कोई मसला नहीं है, रोशाने आहिस्ता आवाज़ में बोली। ज़ैगम ने अफसोस भरी नज़र कशमाला पर डाली। मसला होना भी नहीं चाहिए तुझे। 3-4 तरह के खाने बना लेना और साथ में मीठा भी। बाबा साईं का परहेज़ी खाना बनेगा अलग से। शन्नों से सिर्फ मदद लेना है, सारा काम खुद ही करना, ताकि तेरे दादा ससुर और ससुर को तेरे आने की खुशी हो कि उनकी बहू आई है। कशमाला कड़े तेवरों के साथ रोशाने को हदायत देती हुई बोली, जिस पर रोशाने जी कहकर कमरे से निकल गई। अब इसे चादर उतारकर मुँह हाथ धोकर सीधा किचन का रुख करना था। शायद उसकी सास उससे इसी तरह खुश हो जाती। मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, आप भी रेस्ट करें। अब ज़ैगम कशमाला के रवैये पर अच्छा खासा बददिल हुआ था। वो बेड से उठने लगा, तब भी कशमाला ने उसका हाथ पकड़कर वापस अपने पास बिठा लिया। आराम ही करना है तुझे तो यहीं मेरी नज़रों के सामने कर ले। इस तरह तुझे देखकर मेरी तबीयत बहाल होती रहेगी। कशमाला अब ज़ैगम को देखती हुई मोहब्बत से बोली तो वो भी बेड पर लेट गया।